हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रकाश के ध्रुवण के ऊपर। और ये अपना इस चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर होने वाला है ना। तो जितने भी बंदे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्लास 12th की फिजिक्स का यानी कि कक्षा 12वीं की भौतिकी का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, उसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप उनको देख कर आए होंगे जिससे इसको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, है ना। और यहीं पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अपनी मॉडर्न फिजिक्स जो है बिल्कुल खल्लास हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ख से बिल्कुल खत्म, है ना। उसके बाद आप एग्जाम बेफिक्र होकर दे सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। जस्ट ध्रुवण एक घटना होती है प्रकाश का, उसी घटना के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक अपन ये देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी प्रकृति या तो कड़ीय होती है या तरंगी होती है। कड़ीय प्रकृति को छोड़ो, तरंगी प्रकृति के ऊपर आओ, है ना। अभी इसके बारे में हम ढंग से पढ़ रहे थे कि तरंगी प्रकृति क्या होती है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि जो तरंग होती है इसकी दो तरीके की प्रकृति हो सकती है। एक तो हो सकती है, दो तरीके की तरंगें होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगें होती हैं जो कि जिस दिशा में गति कर रही है ना, जिस दिशा में गति कर रही है उसकी लंबवत इस तरीके से इसमें कंपन होता है। जो तरंगें उत्पन्न होती हैं जो इस तरीके से लंबवत होती हैं जिस दिशा में वो गति कर रही हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं? इसमें लंबवत कण जो होते हैं जैसे गति कर रही हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लो, जब तरंग होती है ना, जो तरंग तरंग उसमें कभी भी कण गति नहीं करते। जो कण होते हैं वो कभी भी गति नहीं करते। एक तरीके से कहें तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब एनर्जी क्या है, कैसे है, वो एक अलग टॉपिक है, कभी उसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी कण गति नहीं करते। कण जो होते हैं एक ही जगह पर मोशन करते रहते हैं। तो जो हमारी प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, ये मान लीजिए एक प्रकाश क्या है, इधर की ओर गति कर रहा है। तो प्रकाश का ये जो कण है ये या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। ये है, ये भी ऊपर नीचे होता रहेगा, या दाएं बाएं होगा, है ना। किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन ये जिस दिशा में प्रकाश गति कर रहा है उसके लंबवत ही होगा। और इसे मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, आई होप आपको पता होगा। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो कण होते हैं इनके लंबवत गति करते हैं, है ना। इसमें जो कणों की गति होती है वो इस तरीके से लंबवत होती है, जबकि इसमें क्या होती है, समांतर। अब समांतर किसके? जिस दिशा में उसी चीज़ के समांतर, जिस दिशा में क्या है अपनी तरंग में गति कर रही है। जैसे मान लीजिए तरंग अपनी इस दिशा में गति कर रही है, तो इसके जो कण रहेंगे, इसके जो पार्टिकल रहेंगे, उनकी मोशन भी इसी दिशा में होगी या इसके विपरीत दिशा में, अक्ष पर ही होगी। किस पर? अक्ष पर ही होगी, जिस दिशा में गति कर रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है, वहाँ से समझ सकते हो। ये है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये अपनी मैकेनिकल वेव है ना। ध्वनि तरंगे हैं यहाँ पर, ये ध्वनि तरंग, है ना। जब अपन बोलते हैं तो जो आवाज़ निकलती है वो भी ध्वनि है, और वो ध्वनि तरंगों के रूप में गति करती है। जैसे जो प्रकाश होता है ना, अभी इसको थोड़ा और फैक्टर में समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। देखो, तरंग दो प्रकार की हो गई, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण दूं तो मैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें कौन सी तरंग होती हैं? यांत्रिक तरंगें अपनी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रकाश। और अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो ये है अपना ध्वनि। ध्वनि अब समझने की कोशिश करो। प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। यहाँ पर ये जो है ये प्रकाश है अपना, और ये जो है ध्वनि है। क्या है? ये ध्वनि है। क्या है? ये ध्वनि है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोई यंत्र है, इसको चमीटा मान लीजिए, है ना। अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, अगर आपने पुराने चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये क्या है, 11th के, है ना। 11th में वेव चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये क्या है। फिलहाल ये मान के चलिए ये चमीटा है। जब चमीटा को अगर आप बजाते हो तो क्या होता है? आवाज़ उत्पन्न होती है ना। तो ये जो आवाज़ है ये इस तरीके से गति कर रही है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सघन मात्रा है, और जबकि यहाँ पर ये जो कण कण है ये कैसे हैं? दूर है। अब कैसे हैं? दूर है। अब ये कण जो है ये कण दूर दूर हो गए। ये वाले जो कण थे, है ना, ये पहले समय पर है ना। पहले कितने थे? ये देखो पास पास में थे जब ध्वनि उत्पन्न हुई थी तब, है ना। और अब देखो अब कैसे हो गए?
दूर दूर हो गए। लेकिन अब पहले जो कण दूर दूर थे अब वो कण पास में हो गए, है ना। अब क्या हुआ, है ना, अब ये जो कण दूर दूर थे अब ये दोबारा पास में हो गए, और ये जो कण पास पास में थे अब ये दूर हो गए, है ना। और ये जो कण दूर दूर थे अब ये कैसे हो गए, पास में हो गए। अभी कण ये दूर है ना। तो अब क्या है, ये दूर थे, ये विरल हो गए, है ना, दूर दूर हो गए। जो दूर दूर थे वो पास हो गए, जो पास से वो दूर दूर हो गए, और जो दूर थे वो पास में हो गए। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है उसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पर इनको कण है, ये क्या है, एक तरीके से कण है, पार्टिकल को दिखाया जा रहा है ना। इससे बहुत सारे कण हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, जब ध्वनि उत्पन्न हुई तो ये कण जो है एक तरीके से पास में आ गए। फिर ये कण क्या है, जब दूर हुए तो इन्होंने सामने वाले कणों को धक्का दिया, और ये सामने वाले कण कैसे हो गए, एकत्रित हो गए। फिर सामने वाले कणों ने इन वाले कणों को धक्का दिया तो ये क्या हो गए, सघन हो गए, और इधर से ध्वनि क्या है, और उत्पन्न हो रही है ना। तो ध्वनि इसी तरीके से गति करता है आगे की तरफ। इसे आप एनिमेशन से बेहतर तरीके से समझ सकते हो, लेकिन अपना फिलहाल का टॉपिक नहीं है तो अभी अपन इतना ही छोड़ते हैं। और पहले भी मैं आपको कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या होता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें, है ना। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये कौन सी तरंग होती है, अपनी अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी तरंगें होती है, ये अपनी अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तो अगर ये अपनी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं तो देख लो ये कैसे गति कर रही है। यहाँ पर मान लीजिए अपना एक कण है, तो ये ऊपर की ओर गति करेगा, ये नीचे की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, नीचे की ओर। हो सकता है दाएं और बाएं गति करे, इधर भी गति कर सकता है, इधर भी गति कर सकता है ये, लेकिन ये लंबवत ही गति करेगा। जैसे प्रकाश इधर जा रहा है ना, प्रकाश इधर जा रहा है, तो यहाँ पर जो सभी कण हैं ऊपर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से मोशन कर रहे हैं। ये मोशन हो रही है यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन जो अपनी क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती हैं या फिर अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, उनमें क्या है, कण सामने की तरफ ही गति करते हैं। इधर ही ध्वनि जा रही है और किधर हो रही है, गति भी इधर ही हो रही है पार्टिकल की। जबकि यहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, गति नहीं, एक तरीके से कहें तो जो वाइब्रेशन हो रही है इसमें क्या है, उसी दिशा में है। इसमें क्या है, उसी दिशा में है जिधर क्या है ध्वनि तरंगें जा रही हैं, और इसमें क्या है, उसकी लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, है ना। अब अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको चलने के लिए माध्यम की जो आवश्यकता है वो नहीं होती, है ना। और जो यांत्रिक तरंगें हैं इनको चलने के लिए माध्यम की जो है आवश्यकता होती है ना। तो जब शुरुआत में हाइगन ने अपना सिद्धांत दिया था, शुरुआत में जब हाइगन ने अपना सिद्धांत दिया था, हाइगन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था, तब इन्होंने कहा था कि प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंगें। और जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो यांत्रिक तरंगें किस तरीके से गति करती हैं, वो जो गति करती हैं उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसा कि यहाँ पर राइट टिक लगा है, क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं मंगल ग्रह पर तो हूँ नहीं, धरती पर ही हूँ। धरती का एक अपना वातावरण है जहाँ पर वायु है ना, वायु के अंदर ऑक्सीजन है और भी बहुत सारे घटक हैं। अगर मैं पानी के अंदर चला जाता हूँ तो वो एक अलग माध्यम होगा, है ना, पानी के अंदर एक अलग माध्यम होगा। अगर मैं सूर्य के ऊपर चला जाता हूँ तो सूर्य के अंदर आग है और वो ज्वलनशील गैसें हैं, वो एक अलग माध्यम होगा। लेकिन अगर मैं धरती से बाहर चला जाता हूँ जहाँ पर कोई गैस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो एक अलग माध्यम होगा जिसे निर्वात कहा जाता है ना। तो जो हाइगन होता है उसका सिद्धांत ये कहता है कि जो अपनी प्रकाश है, जो अपनी लाइट है, वो क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। ये हाइगन चर्चा कहते थे अपनी, कि प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है। तो प्रश्न उठा कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं, यांत्रिक तरंगें, उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसका अर्थ तो ये है कि जो अपना प्रकाश है उसे चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश आप कह रहे हो मैकेनिकल वेव है ना। इसको दोबारा समझो, हाइगन चर्चा थे वो कह रहे थे कि प्रकाश मैकेनिकल वेव है, यानी प्रकाश यांत्रिक तरंग है। और यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि जो यांत्रिक तरंगें हैं उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वायु हो गया, पानी हो गया, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए होगा। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि अपनी प्यारी सी धरती मैया और ये सूर्य देवता जो अपन से बहुत दूरी पर है, सूर्य देवता से प्रकाश आता है अपनी धरती के ऊपर। तो धरती के ऊपर अपना क्या है, अपना एक वायुमंडल है, वातावरण है अपना एक, है ना। तो सूरज से धरती के ऊपर जो प्रकाश चल के आता है, उस प्रकाश को रास्ते में कौन सा माध्यम मिलता है, बताओ मेरे को।
जब सूर्य से धरती पर प्रकाश आता है तो यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, ना वायु होती है ना गैस होती है, लेकिन फिर भी प्रकाश आ जाता है चलते हुए, है ना। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं? उत्तर, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर तो कोई माध्यम है ही नहीं। अरे भैया, यहाँ पर कौन सी हवा है? धरती के बाहर कोई हवा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जो ध्वनि है ये कौन सी तरंग है? ये यांत्रिक तरंग है, यानी कि मैकेनिकल वेव है। तो ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। लेकिन धरती के बाहर क्या कोई माध्यम है? आप बोलोगे नहीं यार, धरती के बाहर तो वायु है ही नहीं, जबकि ध्वनि को चलने के लिए तो वायु की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं धरती से बाहर चला गया, पृथ्वी से बाहर चला गया अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाकर मैं अपने दोस्त से उसका हालचाल पूछूंगा, का चाचा कैसे हो, तो क्या वो मेरी आवाज़ को सुनेगा? उत्तर है नहीं, वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि जो भी आप बोलोगे उसे चलने के लिए, उसे गति करने के लिए, उसके कानों तक पहुँचने के लिए चलना पड़ेगा, और चलने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? माध्यम की होती है। किसके लिए? यांत्रिक तरंगों के लिए। सेम चीज़ प्रकाश के बारे में पूछा गया कि हाइगेन चच्चा, अगर आप ये बोल रहे हो कि प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है, मान लेते हैं, लेकिन चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। माध्यम है नहीं, तो उन्होंने कहा कि है, माध्यम है, और उस माध्यम का नाम क्या है? ईथर है, जो कि हमें दिखता नहीं है। कि जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा सूर्य है, इसके बीच में हमें कुछ दिखता नहीं है, कि वायु कुछ नहीं है, लेकिन एक माध्यम है, जिस माध्यम का नाम है ईथर। तो अब प्रश्न उठा कि तुमने कहा और हमने मान लिया, कि बिल्कुल बेवकूफ़ समझे हो क्या हमको? ईथर है तो उसे सिद्ध करके बताओ। तो कई वर्षों तक खोज होती रही, लेकिन आज तक ईथर माध्यम का पता नहीं चला, और अब तो ये मान लिया गया है ना, मान लिया क्या, अब ये सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश तरंग है यकीनन। जो हाइगेन कहते थे कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन वो कहते थे यांत्रिक तरंग है। तो तरंग तो निकली, उनकी बात सही तो निकली, लेकिन वो एक यांत्रिक तरंग निकल कर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कुछ इस तरीके से गति करती है, इसमें एक तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र होता है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। या वेव वाले चैप्टर में पढ़ते हुए 11th में, ये अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक ध्रुवण है, उसको बेहतर तरीके से समझना है ना। तो मान लीजिए हमारी क्या है, ये प्रकाश है, इस दिशा में गति कर रहा है, और मैंने क्या बताया, इसके लंबवत जो कण हैं वो दोलन करते हैं इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से, ये 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 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऊपर नीचे सब दिशा में गति करते हैं। हाँ, लेकिन सामने की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि सामने की तरफ अपनी तरंग गति कर रही है, और उसके पीछे की तरफ भी नहीं करेंगे, यानी उसके लंबवत करते हैं। जिधर प्रकाश जो है अपना जा रहा है, उसके क्या है, हमेशा लंबवत ही ये दोलन करते रहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जब ये प्रकाश की कण जाती है, प्रकाश आता है इस तरीके से, तो ये कैसा होता है? ये होता है अध्रुवित। कैसा होता है? अध्रुवित, यानी ये ध्रुवित नहीं हुआ होता है प्रकाश, है ना। और जब ये प्रकाश हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है, जब ये हमारी प्रकाश आंखों के ऊपर पड़ता है, तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ये प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है? ये प्रकाश हमें बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, और हम चीज़ों के बीच में अंतर भी नहीं कर पाते, है ना। तो क्या होता है, हमें इस प्रकाश का ध्रुवित करना होता है। इस प्रकाश को अध्रुवित से कैसा करना होता है? ध्रुवित करना होता है ना, ध्रुवित करना होता है ना। वरना ये प्रकाश हमें काफ़ी ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। और इसी घटना को, है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है ना, प्रकाश की इतनी सारी कणों की इतनी सारी मोशन के कारण, है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाने के कारण हमें ज़्यादा ही वाइट दिखाई देता है। और इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, है ना, तो यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है। आप देखोगे आपको रेत भी ठीक से नहीं दिख रही। यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल रही है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट अपने को देखने को मिल रही है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। और ये क्या है? ये ध्रुवित प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश है, इसको ध्रुवित कर दिया गया है। कैसा कर दिया गया है? ध्रुवित कर दिया गया है। किसके माध्यम से? लेंस के माध्यम से। उसको मैं अभी आपको बारे में बताऊंगा, वहाँ पर आएंगे, पर पहले यहाँ पर सुनो। तो हम क्या कर देते हैं? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देते हैं। अब उस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कैसे किया जाता है उसको भी देख लो। क्योंकि हमारा जो प्रकाश है वो इस तरीके से गति कर रहा है, तो क्या है, जो पार्टिकल है इसके लंबवत कैसे मोशन कर रहे होंगे? ऐसे कर रहे होंगे कुछ पार्टिकल, कुछ ऐसे,
ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा होगा, ये इधर हो रहा होगा, ये इधर हो रहा होगा, है ना। और भी मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ ये इस तरीके से, ये है ना। ये इस तरीके से क्या है, पार्टिकल जो है मोशन कर रहे होंगे। हालांकि डायग्राम ठीक तरीके से बना नहीं है, इसको एक और बार बनाते हैं। रुको अब बनेगा सही। हाँ इतना ही बढ़िया है। और एक ऐसे बना देते, और एक ऐसे बना देते हैं, ये ठीक है इतना। तो ये क्या है, लंबवत गति कर रहे हैं। कैसे गति कर रहे हैं, ये कैसे गति कर रहे हैं, लंबवत गति कर रहे हैं। अब क्या है, ये अपना प्रकाश कैसा हो गया फिर, अध्रुवित। ध्रुवित, अब क्या करना है अपने को, प्रकाश को ध्रुवित करना है। तो इस प्रकाश को ध्रुवित कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर एक यंत्र का उपयोग करते हैं। यंत्र कुछ नहीं होता, एक कोई भी कागज वगैरह हो गया, ये एक पृष्ठ होता है ना, जिसे कहा जाता है ध्रुवक। क्या कहा जाता है, ध्रुवक कहा जाता है ना। ये हमारे पास एक मटेरियल होता है जिससे ध्रुवक कहा जाता है। अब ये जो होता है, इसके एज जो होते हैं इस तरीके के होते हैं, या कहूँ तो इसकी डिटेल देखा जाए, इसको बारीकी से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही ऐसे 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 बना दी, है ना। इस तरीके का जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो अब इससे क्या होगा, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है। अब जो भी इसके लंबवत हैं, इधर की ओर इधर की ओर, ये इसमें से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इसमें से निकल कौन जाएगा, ये जो ऊपर की ओर है वो, ये जो नीचे की ओर है वो, क्योंकि ये इसमें से आराम से निकल जाएगा। ये ऊपर की ओर है वो, ये नीचे की ओर है वो। थोड़ा सा इमेजिन आपको करना पड़ेगा तभी चीज़ को समझ में आएगी, है ना। फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर पाऊँ, जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओ। ये इधर से अपना जो प्रकाश है वो आ रहा है। अभी प्रकाश इसमें से आराम से निकल जाएगा, ना इसकी कोई रुकावट आएगी ना कोई दिक्कत आएगी। इस तरीके से क्या है, प्रकाश आराम से निकल जाएगा। ओके, तो ऐसा ही ये अपना पृष्ठ है और इसमें इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो जो भी प्रकाश लंबवत इस तरीके से आ रहा है, वो प्रकाश की तरंग ऐसे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रकाश की तरंग नहीं आ रही, बहुत सारे प्रकाश की तरंग आ रही है। तो बहुत सारे कण हैं जो ऐसे 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 इस तरीके से लंबवत गति कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा आने की बजाय मान लीजिए एक प्रकाश की तरंग है, इसको हटाओ जरा, है ना। जो ऐसा आने की बजाय ऐसी आ रही है इस तरीके से, तो क्या ये यहाँ से निकल पाएगी? उत्तर है नहीं, क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस प्लेट से अड़ जाएगा, है ना। ये जो प्लेट अभी मैंने बनाई है, ये इससे अड़ जाएगा, है ना। इस तरीके से नहीं निकल पाएगा, है ना। और निकलेगा तो क्या निकलेगा, बिल्कुल सीधा होके निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इस तरीके से मुड़े हुए हैं, है ना। अब देखो ये बिल्कुल लंबा होता तो ये आराम से निकल जाता इसमें से, क्योंकि लंबाई इसकी अच्छी खासी है। लेकिन अगर ये चौड़ा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे चौड़ा है, तो क्या ये इसमें से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो यही काम जो है, यही काम जो है अपना कौन करता है, ध्रुवक। इसको कहते हैं ध्रुवक। क्या कहते हैं, ध्रुवक होते हैं, ध्रुवक, पोलराइजर, है ना, पोलराइजर। तो इसमें से क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो पूरी नहीं निकल पाती, निकल तो जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा निकल नहीं पाती, लेकिन जो प्रकाश की किरण होती है फिर वो वही बचती हैं जो ऊपर नीचे वाली होती हैं, ये निकल पाती हैं इसमें से। और ये जो थोड़ी सी तिरछी वगैरह होती है ना, क्या ये निकल पाएंगी? नहीं। जो 90 डिग्री के एंगल पर होंगी ऐसे, वो निकल पाएंगी? नहीं। इस तरीके से
बिल्कुल सीधी निकल पाती हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और बिल्कुल इस तरीके का डिक्टो इस तरीके का एक और ध्रुवक लगा देते हैं, है ना, इस तरीके का। और ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। ओके, तो 2 मिनट रुकिए, मुझे कुछ इमेज और ऐड करनी है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से क्या है, अपन ने एक और ऐड कर दिया। ये विश्लेषक है, इसे विश्लेषक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्लेषक कहा जाता है। तो अब जो प्रकाश की किरण इसमें से निकल रही थी, वही प्रकाश की किरण जो है इसमें से निकल जाएंगी, है ना, वही इस तरीके से निकल जाएंगी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, उसको समझने की कोशिश करो, है ना, उसको समझने की कोशिश करो। ये विश्लेषक हमें क्या करता है, दिखाने का काम करता है, बस, और कुछ नहीं है इसका काम, है ना। और इसको आप खरीद भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से बहुत सारी प्रकाश की किरण थी, है ना, और ये गति कर रही थी इस दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर गति कर रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक पोलराइजर का इस्तेमाल किया, और इस पोलराइजर ने क्या किया, इसको पोलराइज कर दिया। ये जो प्रकाश की किरण थी इसको ध्रुवित कर दिया, अध्रुवित थी, इसको ध्रुवित कर दिया। जब इन छिद्रों में से निकल पाए तो वही किरण, प्रकाश की किरणें जो है बाहर निकल पाई, जो लंबी थी, जो इसमें से निकल सकती थी, ये वाली प्रकाश की किरणें इस तरीके से। अब हमने क्या किया, डिक्टो ऐसा ही यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल ऐसा ही अपन ने यहाँ पर लगा दिया। तो इससे प्रकाश की किरणें कैसे निकल रही होंगी, अच्छी तरीके से जो ध्रुवित प्रकाश है वो निकल रहा होगा अपना, कोई दिक्कत यहाँ पर आई होप आ नहीं रही होगी, है ना, क्योंकि इसमें से जैसे तरंगें ये आ रही हैं ये बिल्कुल निकल जाएंगी। लेकिन वहीं इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिया, है ना, बिल्कुल सीधा है, उससे थोड़ा सा एंगल पर मैंने इसको थोड़ा सा थीटा एंगल पर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यानी थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। तो ये पूरी तरीके से इतनी प्रकाश की तरंग नहीं निकल पाएंगी। अब इसमें से कुछ ही प्रकाश की तरंगें निकल पाएंगी, है ना, पूरी इतनी मात्रा में नहीं निकल पाएंगी। अगर मैंने इसको और घुमा दिया तो और कम निकल पाएंगी, और इसको मैंने बिल्कुल लंबवत कर दिया तो इसमें से वही प्रकाश की किरण निकल पाएंगी जो इस तरीके की हों, इस तरीके की हों। लेकिन अफसोस की बात है, इस तरीके की किरण तो इसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश कैसा था, ये वाला जो अपन ने इस्तेमाल किया था पोलराइजर, यहाँ पर जो अपन ने पोलराइजर इस्तेमाल किया था, इस पोलराइजर ने प्रकाश की जो ऐसी किरण थी उनको तो आने ही नहीं दिया, जो प्रकाश की किरणें जो बिल्कुल लंबवत थी, है ना। और अब यहाँ पर अपन ने यूज किया है विश्लेषक का, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये तो उन्हीं किरणों को आने देगा जो इस तरीके की हों, इसके लंबवत हों। कैसे, उदाहरण से समझाते हैं, है ना। इसी ध्रुवक को मान लीजिए मैं उल्टा कर देता हूँ, या मैं दूसरा ही ड्रॉ कर देता हूँ छोड़ो चक्कर, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज तो आपको करना पड़ेगा चीज़ों को। ना देखो, ये उससे थोड़ा सा अलग है। अब इसके अंदर अगर ऐसी प्रकाश की किरण आई तो वो नहीं निकल पाएगी। क्या निकल पाएगी? नहीं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये इससे अड़ के रह जाएगा, इससे रुक जाएगा। जबकि अब इस बार जो पहले की तरह इस तरीके की तरंग आई तो क्या ये निकल जाएगी आराम से, है ना। क्यों? क्योंकि जाने के लिए इसे पूरा रास्ता जो है वो यहाँ पर मिल गया। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब इसको क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर अपन ने घुमा दिया है, तो इसमें से वही निकल पाती जो कैसी होती, बिल्कुल इसी तरीके की होती। लेकिन वो तो यहाँ से ही नहीं निकल पाई, तो अब यहाँ से क्या है, नहीं निकल के जा पाएंगी। तो उसके लिए एक सूत्र भी है, उस सूत्र को जनरेट कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर मैंने इमेज भी ऐड की है, इससे समझ सकते हो कि जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, ये जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं,
ये किस तरीके से, ये अपना क्या है, पोलराइजर है। तो पोलराइजर में से कौन सी हीट निकल पाई, जो यहाँ पर थी इस तरीके की, है ना। थोड़ा सा मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें से कौन सी प्रकाश की किरणें निकल पा रही हैं, इस छेद में से वो जो बिल्कुल सीधी हैं, जो बिल्कुल सीधी हैं ये, लेकिन ये जो तिरछी वाली हैं क्या ये निकल पा रही हैं, ये नहीं। तो ये तिरछी वाली जो प्रकाश की किरण है वो क्या निकल पाएंगी, नहीं। कुछ इस तरीके से। आई होप आपको जो बात है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहले क्या था, पहले जो अपना ध्रुवक था वो बिल्कुल इस तरीके का था, है ना, वो बिल्कुल इस तरीके का था। और इससे क्या है, पूरी की पूरी प्रकाश की किरण जो है, मान लीजिए ए प्रकाश की किरण थी, ए पार्टिकल थे, तो वो इस तरीके से निकल पा रहे थे। लेकिन अब क्या आ गया, अब ये इससे थीटा डिग्री एंगल पर इस तरीके का हो गया, थीटा डिग्री एंगल पर इस तरीके का हो गया। तो अब में से कितना निकल पा रहा है, इसमें से इतना ही निकल पा रहे हैं अब, है ना। इसको मान लीजिए मैं अच्छा ड्रॉ कर देता हूँ, ये है ना। तो पहले क्या निकल पा रहे थे, इतना लंबा था तो बिल्कुल इतने निकल पा रहे थे, लेकिन अब ये थीटा डिग्री पर हो गया, तो थीटा डिग्री पर हो गया तो अब इससे उतने ही निकल पाएंगे, इतने इतने ही निकल पाएंगे। ये मान लीजिए ए डैश है, ये ए है, और इसको मान लीजिए ये ए नॉट है। ए नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम इतने निकल सकते हैं जब ये सीधा रखा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर रखा है, सीधा रखा है तो मैक्सिमम इतने निकल सकते हैं। ये थीटा एंगल पर घुमा दिया है मैंने, है ना, पूरा 90 डिग्री नहीं घुमाया, ये मैंने मान लीजिए थीटा एंगल पर इस तरीके से घुमा दिया, तो इसमें से ए ही निकल पाएंगे, क्योंकि ये और ये जो है बराबर है। ये वाली लाइन अगर आप देखोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये ए नॉट है, तो ये भी अपना ए नॉट होगा, है ना। देखो यहाँ पर कोई भी डाउट है अगर आपको, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, पूरी कैलकुलेशन है। अब देखो ये क्या है, पूरा एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये एंगल अपना कितना है, थीटा है। तो ये जो बचा कुचा एंगल हो गया, ये कितना हो गया अपना, 19 डिग्री माइनस के थीटा। इसी कैलकुलेशन को दोबारा समझाता हूँ। देखो अपन मान के चल रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये थीटा एंगल पर झुक गया। अब ये पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से ये वाला कोण थीटा हो गया, तो ये बचा कोण कितना हो गया, 90 माइनस के थीटा। कितना हो गया, 90 माइनस के थीटा। ये कोण कितना है, ये कोण अपना 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, इस कोण को मान लीजिए एक्स मान लेते हैं अपन, इस कोण को कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज का पहला कोण हो गया यहाँ पर 90 माइनस के थीटा, दूसरा कोण हो गया 90 डिग्री, तीसरा कोण हो गया एक्स, और ये तीनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर। अब यहाँ पर 90 और 90 कितने हो गए, 180। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के थीटा। 90 और 90 180 प्लस के एक्स माइनस के थीटा बराबर 180। सीधी बात, 180 से 180 कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया यहाँ से, थीटा। यानी एक्स और थीटा कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर मान के क्या चल रहे थे अपन, एक्स कोण है, तो एक्स कोण की वैल्यू कितनी निकल के आई है, थीटा। यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा है ना। एक्स माना था, एक्स की वैल्यू थीटा निकल आई, यानी यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा का सूत्र आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो देख लो यहाँ पर, एल ए एल बटा के ए लाल बटा काका। पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का, sin cos tan जैसे कहते हैं। तो कॉस का दूसरा होता है दूसरे आधार, और दूसरा बटे में कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो कॉस का क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या है, आधार है ये, और कर्ण क्या है, कर्ण है अपना ए नॉट। बहुत सारे बच्चों को अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होने लगा होगा, आधार ए कैसे हो गया, कर्ण ए नॉट कैसे हो गया। तो भैया इसीलिए कहते हैं बेसिक सी चीज़ें दिखी होनी चाहिए। मैं पहले से भी कई चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल बन रहा है ऊपर, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, थीटा एंगल बना दिया यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने कुछ नहीं है, तो बस ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर जो है ये ए है, और ये जो थीटा एंगल पर ये वाली लाइन जा रही है ये ए नॉट है। कुल मिला के बात इतनी है। इसी त्रिभुज को मैंने यहाँ पर रंग दिया। चलो दोबारा बना देता हूँ।
अगर आप समझ सको तो। कुछ इस तरीके से अब देखो, समझने की कोशिश करना। ये अपना त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर सबसे ऊपर बन रहा है कौन? थीटा। बन गया थीटा। तो थीटा वाला जो कोण है और यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, इस पर लंबाई जो है ए है, तो इसकी जो लंबाई है वो है ए। और ये जो है लंबाई ए के सामने वाली भुजा कर्ण, इसकी लंबाई है ए नॉट। कर्ण जो है इसकी लंबाई है ए नॉट। अब देखो हमें लंब कर्ण कैसे डिसाइड करना है। थीटा के सामने वाला हम सभी जानते हैं लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और बचा कुचा होता है आधार। इसे पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ, तो उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है यहाँ पर? ए। कर्ण क्या है? ए नॉट। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू निकल के आ गया, ए नॉट इधर पहुँच गया, तो ए नॉट कॉस थीटा। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूँ तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए नॉट स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये क्या है यहाँ पर? ये अपना आयाम है, प्रकाश का आयाम क्या है? आयाम है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और पहले आप वेव वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने इस वाले चैप्टर में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ए स्क्वायर यानी आयाम का वर्ग है वो समानुपाती होता है किसके? आई के। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को अगर आप आई लिख दो तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल के आया? आई नॉट। ए नॉट का आई नॉट कर दो, है ना, और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, जो पहले से ही था। कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर पहले से ही था, वर्ग कर दिया ना, तो दोनों तरफ वर्ग हो गया। इसको हटाओ, ये तो वैसे ही आ गया। ए का वर्ग ए नॉट, ए नॉट का ए नॉट स्क्वायर, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये आई बराबर क्या निकल के आ गया? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके। तो ये जो सूत्र है इंटेंसिटी का है, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा अपना, ये जो थीटा है इसकी जो है इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो ऑल यू नो दैट कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, सॉरी 0। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। ये पूरा जो है आई 0 हो जाएगा, यानी प्रकाश की तीव्रता जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। आइए सारी चीज़ों को बिल्कुल एक बार में समराइज कर लेते हैं। तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दो तरह की तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि प्रकाश। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो सूरज से धरती पर आ जाता है, बीच में कोई वायु वगैरह माध्यम भी नहीं होता है। हम सभी इस बात समझ चुके हैं, है ना। जो बिल्कुल इसके जो कण होते हैं बिल्कुल लंबवत गति करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, सबके कण बिल्कुल लंबवत गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब इस तरीके से जा रही हैं। इस तरीके के प्रकाश को ध्रुवल कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कैसा प्रकाश कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये जो घटना होती है ध्रुवल की घटना कहलाती है, जब हमें चीज़ें चमकीली ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। क्या कहलाती है? ध्रुवल कहलाती है। ओके। फिर हम क्या करते हैं? पोलराइजर की हेल्प से इसको प्रकाश को ध्रुवित कर देते हैं। ये जो पोलराइजर है इसकी सहायता से इसको ध्रुवित कर देते हैं, है ना। और इस पोलराइजर का इस्तेमाल क्या होता है? इस पोलराइजर का इस्तेमाल होता है जो गाड़ी होती है ना, कार के शीशों में। जिससे क्या होता है? हमें रोड और आसपास की चीज़ें बिल्कुल चमकीली दिखाई दें। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देंगी, है ना, तो क्या है, हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जबकि कार से हमें बिल्कुल सीधी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, बिल्कुल सीधी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पर विश्लेषक लगा देते हैं। विश्लेषक इसका एक डुप्लीकेट होता है। जैसे जैसे इसको घुमाते जाते हैं इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। क्यों? इसके लिए अपन यहाँ पर क्या है, एक डेरिवेट कर चुके हैं, सूत्र जो है डेरिवेट कर चुके हैं। नहीं समझ में आया तो उसको रिवाइंड करके देख लें, है ना। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर ये वही इमेज है जो आपको ये दर्शा रही है ना। ये जो है कार्बोट है, जैसा कि मैंने बताया। तो मैंने क्या कर लिए, ये लिए थे ना दो मैंने ध्रुवक, है ना, ये ध्रुवक। ये आपको मार्केट में ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, पेपर वगैरह, है ना। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विश्लेषक। विश्लेषक इनको कहा जाता है, विश्लेषक कहा जाता है। विश्लेषक पृष्ठ होते हैं, है ना। और इसका इस्तेमाल ये जो कैमरा का लेंस होता है, कैमरे के लेंस में भी होता है, जिससे फोकस जो है मेंटेन हो चुके, है ना। अब देख सकते हो ये क्या है, ये अध्रुवित प्रकाश है और ये जो है ध्रुवित प्रकाश है। तो दोनों में फ़र्क देख सकते हो कैसा है। और आपने जो अक्सर देखा होगा, आपने ऐसे, है ना, अक्सर देखा होगा, जैसे ये पेड़ है मान लीजिए और यहाँ पर सूरज उग रहा है, तो आपको पेड़ के आसपास की चीज़ें बिल्कुल ब्राइट देखने को मिलती है ना। यही घटना तो ध्रुवण कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर इमेज देख लो, बिल्कुल चमक गए होंगे आप,
कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ये इमेज कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर देखो ये जो पेड़ की डाली वगैरह यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि पीछे जो प्रकाश है वो यहाँ पर ध्रुवित हो रहा है, तो इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, है ना। और कितना सुहाना मौसम है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी चल वगैरह के बारे में दे दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।